Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of art and culture, जिसमें कि हम previous 1995 से 2018 तक means previous 23 years के questions discuss करते हैं. तो art and culture से जो भी questions आए हैं past 23 years में in the UPSC prelims, वो सारे हम इस lecture series के अंदर discuss करेंगे. और आज जो हम topic start करने जा रहे हैं that is religious movements and festivals. So इस topic से UPSC जो है बहुत ही ज़्यादा tricky statements और tricky questions को पूछती है. सो यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक वेरी वेरी केयरफुली. एंड अभी तक हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है एंड टुडे वी गोना स्टार्ट दिस टॉपिक. एंड आई नो दैट इन प्रीवियस वीडियोस यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि इस टॉपिक से 6 क्वेश्चंस आए हैं, बट वो इतने क्वेश्चन सिर्फ आर्ट एंड कल्चर वाले सब्जेक्ट से आए हैं. लेकिन आप लोगों को समझने में ईजी रहे इसलिए रिलीजियस मूवमेंट्स एंड फेस्टिवल से एंशिएंट और मेडिवल इन दोनों सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो उन सबको मिला के टोटल 12 क्वेश्चंस हैव केम फ्रॉम दिस टॉपिक और इसीलिए हम इनको यहीं पर उसको डिस्कस करेंगे. एंशिएंट और मेडिवल में हम रिलीजियस मूवमेंट्स और फेस्टिवल्स वाला जो टॉपिक है उनको नहीं डिस्कस करेंगे. सो यू हैव टू कवर दिस टॉपिक फ्रॉम दिस लेक्चर सीरीज ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो नाउ. But before starting, let me tell you that current affairs is a very important part for the UPSC prelims. और उसके लिए we provide you a lot of free initiatives like Jigyasa, government schemes, policies and lot of other initiatives as well. और उसी को रिवाइज करने के लिए वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जिसमें कि 10 टेस्ट होंगे मीन्स 1000 MCQs. एंड फर्स्ट टेस्ट जो है वो आपके लिए फ्री है और ये जो टेस्ट है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एज वेल एज प्रिंट भी कर सकते हैं. एंड क्वेश्चन के साथ साथ वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और जिन सोर्सेज को हमने कवर किया है वो यहाँ पर मैंशनड है. सो दिस टेस्ट सीरीज हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1st April and for more details about this you can click on the link given in the description box. So now let's start with this video. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम रिलीजियस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 मूवमेंट्स हैं वो है भक्ति मूवमेंट एंड दी सूफी मूवमेंट. तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बट लेट्स स्टार्ट विद द भक्ति मूवमेंट. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हुआ है सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से, स्पेशली तमिलनाडु से. और ये कब किस टाइम पर हुआ था, बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी. और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है नॉर्दर्न बेल्ट में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी. तो ये जो टाइम पीरियड है, लोकेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, इसलिए इन चीज़ों पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है. सो साउथ इंडिया में जो है भक्ति सेंट्स जो थे यानी जो भी पर्सन्स भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है. सो फर्स्ट वर नयनार्स जो कि लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे एंड अनदर वॉज अलवर्स जो कि लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे. एंड दीज नयनार्स एंड अलवर्स यूज टू प्रीच डिवोशन टू गॉड एज अ मीन्स ऑफ सैल्वेशन. तो जैसा कि हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि लोगों का मेन एम जो होता था यानी जो भी सेंट्स होते थे उनका एम होता था टू अचीव सैल्वेशन. तो उनके हर रिलीजन के अंदर जो है सैल्वेशन अचीव करने का जो है मेथड वो डिफरेंट है. तो ये जो भक्ति सेंट्स थे इनका मेथड था गॉड को प्रीच करके जो है दे यूज टू बिलीव इन प्रीचिंग डिवोशन टू गॉड टू अचीव सैल्वेशन. और जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो तरीका है उसको इन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया. एंड दे ऑल्सो यूज टू स्पीक एंड राइट इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज लाइक तमिल एंड तेलुगु सो दैट उनका जो मैसेज है जो वो लोगों को देना चाहते हैं वो कॉमन लोग भी ईजिली रीड और रिसाइट कर सकें, इसलिए इन्होंने इसको वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में भी स्प्रेड करना स्टार्ट किया. सो जो भक्ति सेंट्स हैं उनको 2 स्कूल्स में डिवाइड कर दिया गया है. किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दे इमेजिन्ड गॉड. तो वो गॉड को अलग अलग तरीके की अलग अलग फॉर्म में इमेजिन करते थे और उसी के बेसिस पे जो है भक्ति सेंट्स को 2 स्कूल्स में डिवाइड कर दिया है. सो फर्स्ट वन इज निर्गुण स्कूल. तो निर्गुण स्कूल वो था जहाँ पर गॉड को फॉर्मलेस फॉर्म में इमेजिन किया गया यानी गॉड हैज़ नो क्वालिटीज, नो एट्रीब्यूट्स, गॉड इज फॉर्मलेस. तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो निर्गुण स्कूल का है और यहाँ पर जो इनका फोकस था वो था
नॉलेज एक्वायर करने पर। और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं और आइडल वर्शिप जो है जिसे मूर्ति पूजा बोलते हैं, इन सभी को इन्होंने रिजेक्ट किया, कंडेम किया। और इस स्कूल के जो प्रोमिनेंट फिगर्स हमारे पास हैं वो हैं कबीर, गुरु नानक एंड दादू दयाल। तो ये तीनों पर्सनैलिटीज़ के नाम आपको ध्यान रखने हैं, और साथ में ये भी कि ये जो तीनों पर्सनैलिटीज़ हैं वो निर्गुण स्कूल से बिलोंग करती हैं। उसके बाद सेकेंड स्कूल इज सगुन स्कूल, जहाँ पर गॉड को वो डेफिनेट फॉर्म में वर्शिप करते थे। दे यूज टू बिलीव दैट गॉड हैज सम क्वालिटी, सम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, और इसी स्कूल के अंदर जो है गॉड की इनकारनेशंस को भी वर्शिप किया जाता है, जैसे राम और कृष्ण। और इस स्कूल के अंदर जितने भी गॉड हैं उनके आइडल्स को वर्शिप किया जाता है, साथ में उनकी इमेजेस को होम एज वेल एज टेम्पल्स में वर्शिप किया जाता है। और ये वाला जो स्कूल था, दे एक्सेप्टेड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द वेदास, यानी वेद में जो भी लिखा हुआ था, जो भी नॉलेज थी, उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी में बिलीव करते थे। और वो ये भी मानते थे कि जो गुरु होता है दैट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड हिज डिवोटी। तो गुरु का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा था सगुन स्कूल में। और इस स्कूल के जो फेमस पर्सनालिटीज हैं वो है रामानुज, रामानंद एंड चैतन्य महाप्रभु। अगेन इन तीनों पर्सनालिटीज का नाम एज वेल एज ये कौन से स्कूल से बिलोंग करती हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे जो भक्ति सेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो वर्नेकुलर लैंग्वेज में जो है अपना मैसेज स्प्रेड करने में बिलीव करते थे, इसलिए बहुत सारे जो संस्कृत टेक्स्ट हैं उन्होंने उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, सो दैट जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। हिंदी में जिन्होंने कन्वर्ट किया है वो हैं कबीर, सूरदास एंड तुलसीदास। देन मराठी में जननदेव एंड नामदेव। देन बंगाली में चैतन्य महाप्रभु एंड चंडीदास। राजस्थानी में मीराबाई एंड बिहारी। पंजाबी में गुरु नानक। कश्मीरी में लल्ला एंड असमीज में शंकर देव। और हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तुलसीदास का है, जिन्होंने जो रामायण है उसको हिंदी में कन्वर्ट किया था। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि किस लैंग्वेज में जो है कौन सा सेंट या फिर पोएट ने अपना वर्क किया है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिलीजियस मूवमेंट के अंदर, वो पूछा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट से रिलेटेड जो सेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है भक्ति मूवमेंट से यूपीएससी ने जो भी पूछे हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दी भक्ति सेंट्स। तो सेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, इसलिए इस टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स हैं इंडिया में। फर्स्ट इज रामानुज, ही वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म। उसके बाद है हमारे निम्बार्क, जिन्होंने कि द्वैत अद्वैत जो फिलॉसफी है उसकी फाउंडेशन की थी। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट दीज भक्ति सेंट्स, वो सब आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू लाइक 2 और 3 पैराग्राफ्स जो आप याद नहीं रख सकते। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी अगर इन सेंट से क्वेश्चन आता है तो जनरली वो इन लाइन्स पर पूछा जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो निम्बार्क भक्ति सेंट थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द्वैत अद्वैत, और वो राधा कृष्ण के डिवोटी थे। उसके बाद नेक्स्ट सेंट है हमारे पास माधवाचार्य, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द्वैतवाद। तो आपको द्वैत अद्वैत और द्वैतवाद में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन करना है। द्वैतवाद के जो फाउंडर थे वो माधवाचार्य थे, एंड ही वॉज ऑल्सो द क्रिटिक ऑफ आदि शंकराचार्य फिलॉसफी ऑफ अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद को क्रिटिक करके उन्होंने अपनी तरफ से एक नई फिलॉसफी दी थी, दैट वाज नोन एज द्वैतवाद। उसके बाद है हमारे सूरदास, अगेन बहुत ज़्यादा फेमस सेंट है, हम सभी ने इनका नाम सुना है, एंड ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इन्होंने जो है कृष्णा के चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करते हुए जो है 2 टेक्स्ट लिखे हैं, वन इज सूर साकर एंड अनदर इज सूर सरावली। तो अगेन इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट है हमारे वल्लभाचार्य, वो थे शुद्ध अद्वैत के फाउंडर। शुद्ध अद्वैत का मतलब है प्योर नॉन डुअलिज्म। तो नॉन डुअलिज्म में जो बिलीव नहीं करते थे, ही वॉज द वल्लभाचार्य, एंड हिज फिलॉसफी इज नोन एज पुष्टि मार्ग। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है कि पुष्टि मार्ग किसकी फिलॉसफी है, वल्लभाचार्य की। और उन्होंने एक स्कूल की भी फाउंडेशन की थी, विच वॉज नोन एज रुद्र संप्रदाय। अगेन इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है गुरु नानक, सो ही वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ निर्गुण स्कूल, और की जो टीचिंग्स हैं दैट आर फाउंड इन गुरु ग्रंथ साहिब। देन नेक्स्ट है कबीर दास, वो रामानंद के डिसाइपल थे, और वो भी जो है निर्गुण सेंट थे, यानी वो भी गॉड को
फॉर्मलेस फॉर्म में इमेजिन करते थे, एंड ही ओपनली यूज टू क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स आइडियाज ऑफ हिंदुज़म एज वेल एज इस्लाम। साथ ही जो कास्ट सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम है, उसको भी बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था, स्पेशली अनटचेबिलिटी को। और जो कबीर दास की पोएम्स हैं उनको हम बनीस के नाम से जानते हैं, और इनका जो पूरा वर्क है दैट इज कंपाइल्ड इन द फेमस बुक बीजक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बीजक बुक है वो कबीर दास की बुक है। देन नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। अगेन ही वॉज एन आर्डेंट कृष्णा डिवोटी, और हरे राम हरे कृष्ण की जो पॉपुलर चैंटिंग है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही पॉपुलराइज की थी। एंड राधा और कृष्ण को जो साथ में वर्शिप किया जाता है, इस वाली प्रैक्टिस को भी चैतन्य महाप्रभु ने ही फेमस किया था। ये दो चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। साथ में ही गेव द अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी। तो अगेन ये भी आपको ध्यान रखना है कि अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी किसने दी थी? सो इट वाज चैतन्य महाप्रभु। और इन्होंने एक संस्कृत में टेक्स्ट लिखा है विच इज सिक्स सस्तकम, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे शंकर देव। सो ही वॉज द वन हु पॉपुलराइज्ड वैष्णविज्म इन आसाम। तो आसाम में वैष्णविज्म का जो कंसेप्ट है वो पॉपुलराइज किया था इन्होंने, और साथ में उन्होंने एका शरण मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है शंकर देव का दैट इज कीर्तन घोष। तो अगेन ये सारे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आई एग्री, लेकिन ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज। आपको बार बार रिवाइज करना है इनको। देन नेक्स्ट है हमारी मीराबाई। सो शी वॉज अ प्रिंसेस बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली ऑफ पाली राजस्थान, एंड अगेन शी वॉज ऑल्सो एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और ये भी कंसिडर किया जाता है कि शी यूज टू रिगार्ड कृष्णा एज हर लवर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे दादू दयाल, एंड ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ कबीर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कबीर के फॉलोअर थे दादू दयाल, और वो भी जो है गॉड को बिलीव करते थे कि गॉड डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रीजन और सेक्ट। और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? मुगल एम्परर अकबर जो थे उनके कंटेम्प्रेरी थे दादू दयाल। और बाद में जो दादू दयाल के फॉलोअर्स थे दे फाउंडेड दी दादू पंथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंट है रामानंद। सो ही वॉज द वर्शिपर ऑफ राम, एंड ही कंपोज्ड हिज टीचिंग्स इन हिंदी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रामानंद ने अपनी टीचिंग्स को हिंदी में कंपोज किया था, एंड ही वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू प्रोपोगेट हिज मैसेज इन हिंदी। और ये भी कंसिडर किया जाता है कि भक्ति मूवमेंट जो है साउथ और नॉर्थ का, उसके बीच जो ब्रिज है वो रामानंद को कंसिडर किया जाता है। यानी उन्होंने साउथ और नॉर्थ में दोनों में ही जो है भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया और एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की। That's why he is considered as a bridge between the भक्ति movement of south and north. अब यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इनके डिसाइपल्स। सो हिज डिसाइपल्स इंक्लूडेड कबीर जो कि वीवर थे। तो यहाँ पर जो डिसाइपल्स हैं साथ में उनका प्रोफेशन भी दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी जो है यूपीएससी पूछती है, इनफैक्ट पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। तो ये इनके जो भी डिसाइपल्स हैं इनके आपको प्रोफेशन भी ध्यान रखना है। सो कबीर वॉज अ वीवर, अनदर वॉज रविदास, ही वॉज अ कॉबलर, देन सेना, ही वॉज अ बार्बर, धन्ना पीजेंट, साधना बुचर, नाराहारी गोल्डस्मिथ, एंड पीपा राजपूत प्रिंस। तो ये सारे नाम एज वेल एज इनके प्रोफेशन आपको ध्यान रखने हैं, एंड दे ऑल वर द डिसाइपल्स ऑफ रामानंद। उसके बाद नेक्स्ट सेंट है हमारे नरसिंह मेहता। सो नरसिंह मेहता जो है ही वॉज अ गुजराती पोएट, एंड ही यूज टू बिलोंग टू द वैष्णवाइट सेक्ट। और इनका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस भजन है वो है वैष्णव जन तो, विच वॉज ऑफन संग बाय महात्मा गांधी ऑल्सो। तो इनकी स्पेशलिटी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट है हमारे गुरु घासीदास। सो ही वॉज अ फेमस सेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़, और सतनामी कम्युनिटी जो है आपने भी इसका नाम सुना होगा, दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गुरु घासीदास, एंड ही वॉज अ मोनोथीस्ट, यानी वो एक फॉर्म में बिलीव करते थे गॉड की, एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दी आइडल वर्शिप। और भी भक्ति कल्ट के फेमस सेंट्स हैं जैसे ज्ञानेश्वर जिनको जनन देव के नाम से भी जाना जाता है, देन नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है, रामदास हैं। तो अगेन ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट भक्ति मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। So this question came in the prelims of 2014 and the question is consider the following statements. तो हमारे पास यहाँ पर दो statements given है and we have to tell that which of them are correct.
सो फर्स्ट इज बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि जो बीजक है दैट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सेंट कबीर एंड नॉट सेंट दादू दयाल, इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद दूसरा है द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि जो पुष्टि मार्ग की जो फिलॉसफी है दैट वाज गिवन बाय वल्लभाचार्य एंड नॉट बाय माधवाचार्य, इसलिए अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी दैट इज नीदर 1 नॉर 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है कि कोई भी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है या टीचिंग है, फिलॉसफी है, वो पर्टिकुलरली किस सेंट की है, क्योंकि इस तरीके के ही क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2010 and the question is among the following who was not a proponent of bhakti cult। यहाँ पर हमारा कीवर्ड है not a proponent, क्योंकि जनरली इस जगह पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा प्रोपोनेंट नहीं है भक्ति कल्ट का? हमारे पास ऑप्शंस हैं नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज एंड वल्लभाचार्य। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, बिकॉज अभी हमने बहुत सारे सेंट्स और प्रोपोनेंट्स देखे थे भक्ति कल्ट के, तो उसमें से वल्लभाचार्य के बारे में हमने पढ़ा था। सो ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट, सो डी कैन नॉट बी द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे त्यागराज। सो त्यागराज जो है इनके बारे में मैंने आपको म्यूजिक वाला जो लेक्चर था वहाँ पर भी बताया था कि ही वॉज अ वेरी फेमस कर्नाटिक म्यूजिशियन, और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन भी थे एंड ही यूज टू बिलोंग टू द भक्ति मूवमेंट। सो त्यागराज भी जो है ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। देन उसके बाद है तुकाराम। तो तुकाराम भी मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि ही वॉज ऑल्सो द प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। सो बी सी डी कैन नॉट बी द आंसर, सो ऑब्वियसली आवर आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज नागार्जुन। सो ही वॉज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता था कि इसका आंसर क्या है, बट एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यू कैन रीच अप टू आवर करेक्ट आंसर, और यही टेक्निक आपको एग्जाम में भी यूज करनी है। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2013 and the question is consider the following भक्ति saints। तो हमारे पास यहाँ पर 3 भक्ति saints का नाम दिया गया है और हमसे पूछा है कि which among them were preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over। तो लोधी डायनेस्टी जिस टाइम पर ख़त्म हुई थी, बाबर ने टुक ओवर किया था, उस टाइम पर इनमें से कौन से भक्ति सेंट्स थे दोज वर प्रीचिंग एट दैट टाइम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड में जो है लोधी डायनेस्टी ख़त्म हुई थी एंड बाबर टुक ओवर। तो वो जो है एक बहुत ही फेमस बैटल के नाम से फेमस है। 1526 में वो बैटल हुई थी जहाँ पर बाबर ने हराया था और लोधी डायनेस्टी को ख़त्म किया था। सो आप उस बैटल का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। सो 1526 के टाइम पीरियड में हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से भक्ति सेंट थे। सो दादू दयाल जो है उनका टाइम पीरियड है 1544 से 1603 तक। तो 1526 में ही वॉज नॉट इवन बॉर्न, सो इसलिए जो दादू दयाल है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो व्हेन वी नो दैट फर्स्ट कैन नॉट बी द आंसर, देन ए और डी ऑप्शन को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी आर रिमेन विद बी और सी। तो बी और सी से हमें पता चल जाता है कि गुरु नानक जो है यानी सेकंड गुरु नानक जो हमारे पास दिया हुआ है भक्ति सेंट का नाम, ही वॉज यानी ही यूज टू प्रीच व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल। तो अब हमें देखना है सिर्फ त्यागराज के बारे में। सो अगेन त्यागराज जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनके बारे में न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट हर ईयर आता है। इस ईयर भी आया था, आई थिंक 2017 में उनकी 250th एनिवर्सरी भी थी, तब भी उससे रिलेटेड जो है यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। और उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1767 से 1847 तक। तो इसलिए अगेन ही वॉज नॉट ऑल्सो बॉर्न एट दिस टाइम पीरियड, सो थर्ड भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली वी हैव रीच्ड आवर आंसर दैट आवर आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज गुरु नानक 2 ओनली। तो इस तरीके से आपको टाइम पीरियड जो है पर्टिकुलर सेंट्स का वो भी पता होना चाहिए, और वो मेंशन भी है हमारे नितिन सिंघानिया वाली बुक में, और वहीं से ही रिलेट करके आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे।
All right, so now let's move to our next question. So this question came in the prelims of 2001 और इस क्वेश्चन में हमें एक तरफ जो है भक्ति सेंट्स का नाम दिया हुआ है एंड अनदर साइड में उनका प्रोफेशन दिया हुआ है, और इन सभी के बारे में हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था. एंड दीज ऑल वर द डिसाइपल्स ऑफ रामानंद, ये मैंने आपको तब बताया भी था, और हमें इनको करेक्टली मैच करना है. So जो नामदेव है, he was a tailor, so A is matched to 3. So when we know that A is matched to 3, तो इस तरीके से हम ऑप्शन A और ऑप्शन D को एलिमिनेट कर सकते हैं. So आंसर हमारा या तो B होगा या तो C होगा. So B और C दोनों में ही गिवन है कि B is matched to 2. So कबीर was a weaver, ये भी हमें कंफर्म है. So A is matched to 3, B is matched to 2. Then next है हमारे रविदास. So रविदास was a cobbler. So C is matched to 4. सो सी इज मैच टू 4, तो उससे हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारा आंसर ऑप्शन बी है. एंड सेना ही वॉज अ बार्बर, सो डी इज मैच टू 1. सो ए इज मैच टू 3, बी इज टू 2, सी इज टू 4 एंड डी इज टू 1. दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन बी. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशन बेस्ड किसी भी पर्टिकुलर सेंट का क्या प्रोफेशन था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं. सो उसी डायमेंशन से जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यू हैव टू रीड दैट वेरी वेरी केयरफुली. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2002 and the question is, who among the following was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका भी मैंने आपको अभी जब भक्ति मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो रामानंद थे, he was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message. So that's why our answer is option C. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट भक्ति मूवमेंट क्वेश्चंस. सो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे भक्ति मूवमेंट वाले टॉपिक से, और ये आपको बार बार रिवाइज करके केयरफुली पढ़ना है जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ, विच इज़ अ सूफी मूवमेंट. अगेन वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो सूफी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? सो 12 AD की बिगिनिंग में जो कैलिफेट, पर्शिया में जो कैलिफेट थी, तो उसमें जो है मटीरियलिज्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था. दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स मटीरियलिज्म. तो बहुत सारे रिलीजियस पीपल जिनको ऐसा लगा कि ये वाला कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सो दे टर्न टू एस्केटिसिज्म, और उन्हीं को ही सूफीज़ के नाम से जाना गया, और वहीं से ही सूफिज़म मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. सो अब हम देखेंगे कि जो सूफीज़ हैं, सूफिज़म मूवमेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी व्हाट थिंग्स मेक दैट डिफरेंट. तो सबसे पहले है कि सूफीज ट्राई टू प्योरीफाई देयर इनर सेल्फ बाय रिजिड इंट्रोस्पेक्शन एंड मेंटल स्ट्रगल. तो सूफिज्म में जो है बहुत जो सूफीज होते हैं, दे वहाँ पर रिजिड इंट्रोस्पेक्शन और मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनका एम ये होता है कि दे हैव टू रिमूव इवन अ स्मॉलेस्ट साइन ऑफ सेल्फिशनेस. तो उनको सेल्फिशनेस को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, और उनका गोल क्या है? टू अचीव इखलास मीन्स एब्सोल्यूट प्योरिटी. तो एब्सोल्यूट प्योरिटी को अचीव करना उनका गोल है, और वो कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय रिजिड इंट्रोस्पेक्शन एंड मेंटल स्ट्रगल. सो सूफिज्म जो है दैट स्ट्रिक्टली फॉलो द कंसेप्ट ऑफ पीर मुर्शिदी. सो पीर मुर्शिदी का कंसेप्ट क्या है? गुरु शिष्य ट्रेडिशन. तो सूफिज्म में ये माना जाता है कि जो भी लर्निंग है, जो भी नॉलेज है, वो एक्सक्लूसिवली हमें बुक से नहीं मिल सकती. वी हैव टू लर्न फ्रॉम द टीचर्स. तो इसलिए गुरु शिष्य का ट्रेडिशन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है. अब हम देखेंगे कि सूफिज्म के क्या क्या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स भी दिए गए हैं. तो अगेन यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, वो कीवर्ड का मतलब पूछती है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का क्या मतलब है. ऐसे बहुत ही सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं सारे कीवर्ड का मतलब, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है. तो फर्स्ट वर्ड इज फना. सो फना का मतलब है स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी विद अल्लाह. उसके बाद नेक्स्ट है इंसान ए कामिल. तो परफेक्ट ह्यूमन जो होता है, द ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज, उस पर्सन को नाम दिया गया है इंसान ए कामिल. उसके बाद नेक्स्ट है जिक्र तौबा. तो जिक्र तौबा का मतलब है कि रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एट ऑल द टाइम्स. तो हमें गॉड का जिक्र करना है ऑल द टाइम, और वही जिक्र तौबा का मतलब है. उसके बाद नेक्स्ट है वहादतुल वजूदी. सो वहादतुल वजूदी का मतलब है वन गॉड फॉर द एंटायर यूनिवर्स. यानी जो सूफिज्म जो मूवमेंट है वो मल्टीपल गॉड्स में बिलीव नहीं करता, वो
बिलीव करता है कि पूरे एंटायर यूनिवर्स का सिर्फ एक ही गॉड है, एंड दे ऑल्सो यूज टू बिलीव इन यूनिटी ऑफ गॉड एंड ह्यूमंस। उसके बाद नेक्स्ट है समा। सो समा का मतलब है स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक टू प्रमोट देयर कंसेप्ट्स। तो ये हम सबको पता है कि जो सूफिज्म है उसमें डांस और म्यूजिक के थ्रू जो है वो इखलास अचीव करने की कोशिश करते हैं, मीन्स एब्सोल्यूट प्योरिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं, और साथ में गॉड और ह्यूमंस का जो यूनिटी में वो बिलीव करते हैं उसको भी पहुंचने का मीन्स जो है वो सूफिज्म में स्पिरिचुअल डांस और म्यूजिक को भी माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि जो अर्ली सूफीज थे दे वर नॉट ओनली एस्केटिक्स, एस्केटिक्स तो वो थे ही, साथ में दे ऑल्सो लिव्ड अ लाइफ ऑफ वॉलंटरी प्रॉपर्टी। तो उन्होंने अपने आप से ही जितने भी वर्ल्ड के प्लेजर्स थे उनको डिनाउंस कर दिया था, एंड दे यूज टू लिव अ लाइफ ऑफ एस्केटिक्स। तो ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस सूफिज्म की जो हिस्ट्री है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहली जो स्टेज है दैट वाज अराउंड 10th सेंचुरी। तो ये टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली स्टेज 10th सेंचुरी को माना जाता है, जिसको खंका नाम दिया गया है, एंड दिस एज वॉज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म। उसके बाद सेकेंड स्टेज है तरीका। दिस स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो है 11 से 14th सेंचुरी तक, और सूफिज्म से रिलेटेड जितने भी ट्रेडिशंस हैं, सिंबल्स हैं, वो इस टाइम पर अटैच किए गए थे सूफिज्म से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तरीका का कौन सा टाइम पीरियड था, 11 to 14th सेंचुरी, और सूफिज्म से रिलेटेड सारे ट्रेडिशंस और सिंबल्स को इसी टाइम पर स्टार्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है तरीफा। तरीफा इज थर्ड स्टेज, जो कि 15th सेंचुरी के बाद जो भी सूफिज्म का मूवमेंट है उसको तरीफा बोला गया है, और इस स्टेज में जो है सूफिज्म जो है एक पॉपुलर मूवमेंट बना। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट है कि सूफिज्म का जो बेसिक टेनेंट है, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी। तो सूफिज्म का प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट्स को, इस प्रोसेस को चलाने के लिए बाद में उसमें बहुत ही ज़्यादा रिगरस एथिकल डिसिप्लिन्स को भी शामिल कर लिया गया, विच वर बेस्ड ऑन मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस। तो सूफिज्म में जो है प्योरिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड कर लिया गया। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीर मुर्शीदी का कंसेप्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, यानी गुरु शिष्य वाला ट्रेडिशन जो है। तो जो गुरु है वो अपने शिष्य को जो भी टीचिंग्स ट्रांसमिट करता है उसको बोला जाता है द मुरीद। तो अगेन ये भी हमारे पास की वर्ड है। और चीफ डिसाइपल्स विच चोज टू एक्ट एज अ सक्सेसर, उनको खलीफा बोला जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं जिनको मुकद्दम बोला जाता है। तो ये सारे की वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखेंगे कि सूफीज़ जो हैं उनको बहुत सारे ऑर्डर्स, जिसको सिलसिला नाम दिया गया है, उनमें ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। सूफीज़ को सिलसिलाज में ऑर्गेनाइज कर दिया गया, और आईने अकबरी जो बुक है उसमें अराउंड 12 सिलसिलाज के बारे में मेंशन है। और ये जो सिलसिलाज हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। वन वाज बेशारा एंड अदर वाज बाशारा। बेशारा क्या है? बेशारा वो लोग हैं जो शरिया में बिलीव नहीं करते हैं। तो इन लोगों को नाम किया, तो शरिया क्या है? यहाँ पर हमारे पास की वर्ड है। शरिया जो है लॉ ऑफ इस्लाम है। तो जितने भी इस्लाम रिलीजन के लोग हैं दे ऑल फॉलो द लॉ ऑफ शरिया। तो शरिया जो है वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड हैं कि जो भी इस्लामिक पीपल हैं उनको वो फॉलो करनी है। तो बेशारा जो थे दे डिड नॉट यूज टू बिलीव इन शरिया, और उनको मस्त कलंदर्स, मलंग्स और हैदरीज के नाम से भी जाना गया है। और मोस्टली ये जो लोग होते थे वॉन्डरिंग सेंट होते थे, इसलिए इनको बाबा का नाम भी दिया गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बाशारा सूफीस, और वो जो है शरिया में बिलीव करते हैं, दे फॉलो द लॉ ऑफ इस्लाम। एंड इसमें जो है 12 सिलसिलाज मैंशनड हैं, एंड दोज इंक्लूड सिलसिलाज लाइक चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कदरिया, नक्शबंदी। तो इन सभी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि दीज वर इन दी बाशारा डिवीजन ऑफ सूफिस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। हम सभी ने इसके बारे में सुना है। तो इट वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इट बिगेन इन चिश्त विच इज़ अ स्मॉल टाउन इन अफगानिस्तान, एंड इट स्टार्टेड इन
930 AD। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चिश्त जो है अफगानिस्तान में एक विलेज है, वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड इट वाज स्टार्टेड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उन्होंने अपना खंका स्टैब्लिश किया था अजमेर में, सो दैट सोसाइटी के जो पुअरेस्ट सेक्शन है उन तक भी वो अपने मैसेज को स्प्रेड कर सकें। और उनकी जो फिलॉसफी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैंथेटिक मोइनिज्म विच इज़ वेरी सिमिलर टू वेदांतिक फिलॉसफी। तो इस फिलॉसफी के अंडर ये कंसिडर किया जाता है कि जो गॉड है वो एक है, यानी गॉड की मल्टीपल फॉर्म्स में बिलीव नहीं किया जाता। अब हम देखेंगे कि इस सिलसिला से रिलेटेड बहुत सारे जो है रिनाउंड सूफी सेंट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सो ही वॉज द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ही वॉज सो फेमस कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ही स्टार्टेड बिल्डिंग द कुतुब मीनार इन हिज मेमोरी। उसके बाद में सुल्तान इल्तुतमिश जो थे उन्होंने भी जो है आर्किटेक्चरल मार्वल को डेडिकेट किया है टू द ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है फरीदुद्दीन गंज शंकर, जिनको बाबा फरीद का नाम भी दिया गया, और इन्होंने जो है सूफिज्म को जो है पंजाब रीजन में प्रोपगेट किया। तो ये उनकी स्पेशलिटी है कि बाबा फरीद प्रोपगेटेड द सूफिज्म इन द पंजाब रीजन। और इनके जो बहुत ही ज़्यादा फेमस डिसाइपल हैं वो हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया, एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट डिवोशनल म्यूज़िक वॉज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड। तो बाबा फरीद ये मानते थे कि सिर्फ एक म्यूज़िक ही एक तरीका है जिससे कि गॉड के क्लोज वो जा सकते हैं। तो ये भी स्पेशल फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनको महमूद ए इलाही के नाम से भी जाना गया, और इनके अकॉर्डिंग जो है बाय सर्विंग द ह्यूमैनिटी इज़ दी तरीका जिससे कि वो गॉड के पास जा सकते हैं। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया के जो सबसे ज़्यादा फेमस डिसाइपल हैं वो है अमीर खुसरो। देन नेक्स्ट है शेख नसीरुद्दीन महमद, जिनको कि चिराग ए दिल्ली मतलब लैम्प ऑफ दिल्ली का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट हैं शेख हमीदुद्दीन ऑफ नागौर, और उनको सुल्तान ए तारकीन का टाइटल दिया गया था, और उन्होंने जो बहुत सारी पर्शियन बुक्स हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया। देन नेक्स्ट हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब, और इन्होंने जो है चिश्ती कम्युनिटी की फाउंडेशन की इन दी साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में किसने की? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके इनके बाद जो है डेक्कन में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो आई रिलेटेड टू सूफिज्म दैट वर सैयद मोहम्मद हुसैनी गिसू दराज। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, सारे सूफी सेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं भक्ति से या फिर सूफिज्म मूवमेंट से, वो ज़्यादातर जो है सेंट्स पर बेस्ड हैं। तो ये स्पेशली आपको ध्यान देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला। सो दिस वाज फाउंडेड बाय शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इन बगदाद। लेकिन इंडिया में इसकी जो फाउंडेशन की वो की शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने, जिनको शेख उल इस्लाम का भी टाइटल दिया गया, जो कि उन्होंने खुद को ही दिया था। एंड ही ओपनड हिज फर्स्ट खंका इन मुल्तान। देन नेक्स्ट है कदरिया सिलसिला। सो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अब्दुल कादिर गिलानी। तो ये सारे जो सिलसिलाज हैं इनके जो फाउंडर हैं वो तो आपको स्पेशली ध्यान रखने ही हैं। और कदरिया सिलसिला जो है इंडिया में इसकी फाउंडेशन की थी शाह नामतुल्ला ने। देन नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी इन इंडिया। और इस सिलसिला के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेंट हैं वो हैं शेख अहमद सरहांडी। उसके बाद नेक्स्ट है शत्तरी सिलसिला। सो ये शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शत्तर ने स्टार्ट किया था। और इस सिलसिला के जब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसके फॉलोअर हैं वो है तानसेन, विच वर वन ऑफ द नवरतन इन द अकबर्स कोर्ट। देन नेक्स्ट है कुबरविया ऑर्डर। सो इट वाज फाउंडेड बाय शेख नज्म ए दीन कुबरा, जो कि मॉडर्न उज़्बेकिस्तान में इसके स्टार्ट हुआ था। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिरदौसिया सिलसिला। तो फिरदौसिया सिलसिला जो है कुबराविया ऑर्डर को ही बोला जाता है, एंड इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश एंड मॉरिशस। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट सूफिज्म मूवमेंट। और अब हम देखेंगे कि सूफिज्म मूवमेंट से प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। So this question came in the prelims of 2012 and the question is, with reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices? तो जैसा कि मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था जहाँ पर मैंने आपको डायमेंशंस एक्सप्लेन की थी, वहीं पर मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो होती है उसके फीचर्स, यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के फीचर्स क्या हैं, उसकी क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर आपको सबसे ज़्यादा
ज़्यादा ध्यान देना है और उसी डायमेंशन से जो है ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सो फर्स्ट इज मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। तो ये मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस को जो है सूफिज्म में इंक्लूड कर लिया गया सो दैट जो प्योरिटी ऑफ हार्ट का उन्होंने कंसेप्ट बताया था उसको अचीव किया जा सके। सो इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो इफ़ वी नो दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट तो हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ हमारा आंसर जो है ए होगा या फिर डी होगा। सो सेकंड हमारा स्टेटमेंट है सीवियर एस्केटिक एक्सरसाइजेज इन अ लोनली प्लेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूफिज्म जो है स्टार्ट ही एस्केटिसिज्म से हुआ था, तो ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। उसके बाद थर्ड है रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस। तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि समा का जो कंसेप्ट है सूफिज्म का, विच मीन्स कि वो जो है यूनिटी ऑफ गॉड एंड ह्यूमंस में बिलीव करते हैं, और उसका उन्होंने मेथड क्या बताया, म्यूजिक एंड डांस, जिसको उन्होंने समा बोला है। तो ये जो है ये भी कैरेक्टरिस्टिक है सूफिज्म की, इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। सो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन द फ्यूचर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1996 एंड द क्वेश्चन इज द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वाज। तो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि इट वाज बाबा फरीद जिन्होंने ये बताया कि डिवोशन, उनके अकॉर्डिंग कि डिवोशनल म्यूजिक इज द वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड। सो इट वाज बाबा फरीद, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1997 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है, वन इज असर्शन स्टेटमेंट एंड अनदर इज रीजन स्टेटमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें जनरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए केयरफुली आपको ध्यान देना है कि पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि असर्शन और रीज़न स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं या नहीं। अगर वो दोनों करेक्ट हैं, उसके बाद उस पर ध्यान देना है कि जो हमारा रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है। सो पहले हम देखेंगे असर्शन स्टेटमेंट को, तो वो है द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ द सूफीज इन इंडिया इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अभी जब हमने चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ा था, वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो ही फाउंडर हैं चिश्ती सिलसिला के, एंड ही वाज आल्सो द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ दिस ऑर्डर। इसलिए जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने रीजन स्टेटमेंट की तरफ, तो वो है द चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज चिश्ती इन अजमेर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बिकॉज जनरली जब भी हम चिश्ती के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अजमेर आता है, क्योंकि इंडिया में दैट इज़ फेमस फॉर चिश्ती ऑर्डर। लेकिन ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज चिश्ती ऑर्डर की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो ओरिजिन हुआ था, वो हुआ था चिश्त विलेज से, विच इज़ इन अफ़गानिस्तान। और ये मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था। और साथ में जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12th की, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, उसमें जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला चैप्टर है, वहाँ पर आपने देखा होगा एनसीईआरटी वाली बुक्स में स्पेशल बॉक्स मेंशन होते हैं। तो जो ब्लू बॉक्स है उसमें स्पेशली दिया गया है कि चिश्ती ऑर्डर जो है वो चिश्त नाम के विलेज से स्टार्ट हुआ, विच इज़ इन अफ़गानिस्तान। तो इसलिए हमारा जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, दैट्स वाई सी जो है वो हमारा आंसर है। एंड लेट मी टेल यू कि एनसीईआरटी आपके लिए सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट फोकस्ड पार्ट होता है वो जो हमें बॉक्सेस दिए होते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उन बॉक्सेस से ही स्टेटमेंट्स पिक करती है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2002 and the question is with reference to Sufism in Indian history. Consider the following statements. तो हमारे पास यहाँ पर सूफिज्म से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स गिवन है and we have to tell that which of them are correct. So first is Sheikh Ahmad Sarhandi was a contemporary of Ibrahim Lodi. Second is Sheikh Nasruddin Chirg-e Dehlavi was a disciple of Sheikh Nizamuddin Aulia.
Third is Aurangzeb was a contemporary of Sheikh Salim Chishti, and fourth is the Qadiri order of Sufis was first introduced in India by Sheikh Niyamatullah and Makhdoom Muhammad Jilani. तो जब ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की नीड है, और जो हमारी बेसिक बुक्स हैं उनमें डायरेक्टली मेंशन नहीं है. यानी इब्राहिम लोदी के इनमें से कौन से शेख या फिर जो सेंट हैं वो कंटेम्प्रेरी थे, ऐसा किसी भी बुक में मेंशन नहीं है. तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपको एक ट्रिक से सॉल्व करना है. तो ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सारे स्टेटमेंट्स का नहीं पता है तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए. यानी आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको आप अप्लाई करके देखिए क्वेश्चन में कि उससे आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं. तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसके बारे में मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि जो कादरी ऑर्डर है सूफीज़ का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेख नियामतुल्लाह एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी. साथ में ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अगेन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला जो चैप्टर है उसमें पेज 153 पर एक बॉक्स दिया गया है और उसमें स्पेशली ये वाली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है. तो फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है. तो अगर आपको पता है कि फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप इजीली ए बी सी इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट सिर्फ डी ऑप्शन में है और उसी से ही वी हैव डिड्यूस्ड आवर आंसर, दैट आवर आंसर इज ऑप्शन डी. सो इस तरीके से आपको यू हैव टू आंसर वेरी स्मार्टली. ऐसा नहीं है कि अगर देखते ही मना कर दो कि ये वाला तो क्वेश्चन होगा ही नहीं. आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देती है. सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2002 एंड द क्वेश्चन इज चपाचूर कूट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ. तो अब हम फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे. सो चपाचूर कूट जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है. इसके बारे में ऑलमोस्ट हर बुक में मेंशन है, जो भी बेसिक बुक्स हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, और साथ में एवरी ईयर इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी आता है. So Chapachur Koot is a festival of Mizoram. That's why our answer is option C. लेकिन आपका काम यहीं ख़त्म नहीं हो जाता कि यही जानना कि चपाचूर कूट जो है वो मिज़ोरम का फेस्टिवल है. इससे आपको ये लर्निंग लेनी है कि प्रेजेंट टाइम में यानी पास्ट 1.5 ईयर में जो भी फेस्टिवल्स या फिर जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि यूपीएससी जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो इस ईयर में जो भी फेमस रहे होंगे फेस्टिवल जिनके बारे में न्यूज़पेपर में आया होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि इस साल जो है उनके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2018 and इस question में हमारे पास पेयर्स गिवन है ट्रेडिशन के, और वो ट्रेडिशन किस स्टेट से बिलोंग करता है. सो हमें बताना है कि विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच्ड. सो फर्स्ट इज चपचूर कूट फेस्टिवल मिजोरम. तो ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये वाला पेयर इसलिए करेक्टली मैच्ड है बिकॉज दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ मिजोरम. सो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो इफ वी नो दैट द फर्स्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड तो हम सी और डी वाले ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अब हमारा आंसर जो है वो ए होगा या फिर बी होगा, और इन ये जो दो हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं इससे ही हम डिड्यूस कर सकते हैं कि थर्ड जो पेयर है वो तो इनकरेक्टली मैच्ड है ही, बिकॉज ये इन दोनों में मेंशन नहीं है. सो थंगता डांस जो है वो सिक्किम से रिलेटेड नहीं है, और जब मैंने आपको डांसेस वाला लेक्चर पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था थंगता डांस के बारे में. सो इट्स अ डांस रिलेटेड टू मणिपुर स्टेट. सो दैट्स वाई दिस पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड. नाउ हमारे पास दूसरा पेयर बचता है विच इज़ खोंगजोम परबा बैलेड. तो मणिपुर से रिलेटेड है या नहीं, तो इसके बारे में भी मैंने आपको फोक डांसेस और जब डांसेस के बारे में पढ़ाया था, और साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि जितने भी फोक डांसेस हैं वो आपको खुद भी कवर करने हैं फ्रॉम द बुक ऑफ नितिन सिंघानिया, एज वेल एज अगर न्यूज़पेपर में कुछ करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड आता है. सो अगर आपने वो कवर किया है तो यू कैन ईजिली टेल दैट दिस पेयर इज करेक्टली मैच्ड. सो हमारा फर्स्ट और सेकेंड जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है. दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2017 और इस question में भी हमारे पास दो पेयर्स गिवन हैं. एक तरफ ट्रेडिशंस हैं और दूसरी तरफ कि वो ट्रेडिशंस जो हैं किस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड.
So first is Chaliha Sahib Festival Sindhis, another is Nanda Raj Jat Yatra Gonds, and third is Wari Warkari Santhals. So this is one of the question जो अनसॉल्वेबल होता है यूपीएससी के पेपर में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे जितने भी ट्रेडिशंस मेंशन्ड हैं उनके बारे में किसी भी बेसिक बुक में या फिर जो बुक्स जनरली सब लोग रेफर करते हैं फॉर आर्ट एंड कल्चर उसमें नहीं दिया हुआ है। साथ में 2017 में ये वाला क्वेश्चन आया है और उससे रिलेटेड मतलब उससे एक साल पहले उस टाइम पे करंट में भी नहीं थे इनमें से कोई भी फेस्टिवल। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए डिफिकल्ट है एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो आपको छोड़ के आना होता है पेपर में। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो और भी बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहीं भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। बट लेट मी टेल यू, अगर 2017 में ये वाला क्वेश्चन आ गया है तो दोबारा यूपीएससी जो है जनरली वो रिपीट भी कर देती है एक दो स्टेटमेंट्स को। तो अगर ये दोबारा ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए लेट मी टेल यू कि इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, दैट इज चालीहा साहिब फेस्टिवल इज रिलेटेड टू सिंधीज। ये वाला हमारा पेयर करेक्ट है। उसके अलावा ये जो दो पेयर्स गिवन हैं वो इनकरेक्टली मैच्ड हैं। सो अब मैं बताऊंगी इन तीनों ट्रेडिशंस के बारे में सो दैट इन फ्यूचर ये वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। सो चालीहा साहिब जो फेस्टिवल है दैट इज सेलिब्रेटेड बाय सिंधीज, और इसमें जो है जो भी इसके डिवोटीज होते हैं दे फास्ट फॉर डेज। देन नंदा देवी जात जो है इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द नंदा देवी टेम्पल्स विच इज स्प्रेड अक्रॉस गढ़वाल एंड कुमाऊं। और ये जो डे है ये जो फेस्टिवल है दैट ईयर मार्क द डे फॉर द देवीज विजिट टू हर पेरेंट्स होम एंड कल्मिनेट्स विद द रिटर्न टू हर हस्बैंड होम। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए नंदा देवी जात फेस्टिवल मनाया जाता है एंड दिस ट्रेडिशन इज ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड इन द फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तराखंड। देन नेक्स्ट है पंधारपुर वरी और वारी। तो ये जो है एनुअल पिलग्रिमेज है टू पंधारपुर, जहाँ पे गॉड विठोबा जो हैं उनको उनके फुटप्रिंट्स को जो है ले जाया जाता है पालकी में from the Varkari sect and they are taken from their respective shrines to the पंधारपुर। तो ये तीनों चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है कि इसके बारे में गिवन नहीं था, क्योंकि एक बार यूपीएससी इसका क्वेश्चन पूछ चुकी है। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर पेपर्स में उन सभी को हमने डिस्कस कर दिया है, साथ में फेस्टिवल्स वाले टॉपिक को भी। एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप कि हमारी वीडियोस आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही होगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। अगला जो लेक्चर है उसमें हम स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज़, बाय बाय।